हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के प्रीमिक्स में 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इकोनॉमी से रिलेटेड। आइए शुरुआत करते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए जो कि 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि स्लीपी क्लासेस द्वारा परख यूपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2024 लॉन्च कर दी जा चुकी है। 23 इसमें सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं, 7 एफएलटीज आपके इंक्लूड किए गए हैं। ऑब्जेक्टिव यही है कि प्रीलिम्स का जो आपका पूरा सिलेबस है उसकी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज की जा सके। एंड आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों रहती है ऐसी टेस्ट सीरीज, ताकि आपको आइडिया लगता रहे कि किस प्रकार की आपकी प्रिपरेशन का लेवल चल रहा है। यदि कोई स्ट्रॉन्ग एरिया है तो आप उसको और बेहतर बना सकें, वीक एरिया है तो उसके ऊपर थोड़ा और काम कर सकें। ठीक है, तो प्रमोशनल के तौर पर PTS20 ये पर्टिकुलर कोड आप यूज कर सकते हैं एंड 20% का डिस्काउंट यहां पर अवेल कर सकते हैं। यदि इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज रहें तो टोल फ्री नंबर आपके सामने है, कॉल कीजिए, हम आपकी क्वेरीज को डेफिनेटली रिजॉल्व करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। फेमा एक्ट से रिलेटेड, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट से रिलेटेड यहां पर सवाल पूछा गया है। 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कितनी स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट हैं। पहले में कह रहे हैं कि फेरा को रिप्लेस किया गया था, कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट जो था उसे यहां पर रिप्लेस किया गया था। सेकंड में कह रहे हैं जो इंडियन एजेंसीज एज वेल एज ऑफिसेज जो लोकेटेड है आउटसाइड इंडिया उनके ऊपर ये एप्लीकेबल है फेमा। थर्ड में कह रहे हैं कि जो अगर कोई इंडियन सिटीजन है जो कि इंडिया से बाहर रहता है उसके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है, कि वहां तक ये एक्सटेंड नहीं रहता। तो 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बताइए कितनी स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट हैं। तो बेसिकली पहली स्टेटमेंट जो है तो बहुत ही बेसिक सी है। जब भी हम फेमा एक्ट के बारे में पढ़ते हैं तो हम यही पढ़ते हैं कि भैया फेरा को रिप्लेस किया गया था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट जो था उसे यहां पर रिप्लेस किया गया था। कारण सिंपल सा कि बहुत पुराना एक्ट हो चुका था, जो हमारे 1991 के रिफॉर्म्स थे उसकी जो पॉलिसीज थी उनके अकॉर्डेंस देखने को नहीं मिल रहा था, और हम चाहते थे कि रेगुलेशन कम रहे और मैनेजमेंट ज्यादा रहे फॉरेन एक्सचेंज की। तो उसी के तहत आपका फेमा एक्ट वहां पर निकाला गया था। एंड डेफिनेटली जो आपकी इंडियन एजेंसीज एज वेल एज ऑफिसेज जो इंडियन के बाहर लोकेटेड है, मतलब जो उनकी ओनरशिप है इंडिया के सिटीजन के पास है, इंडिया में रहते हुए सिटीजन के पास है, रेजिडेंट के पास है, तो उस केस में फेमा उसके ऊपर भी एप्लीकेबल रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो एक्ट है ये एक्सटेंड नहीं करता टू एन इंडियन सिटीजन जो कि देश से बाहर रह रहा है। इसका भी एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया आइए यहां पर देखते हैं। तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, जिसके तहत सी ऑप्शन हमारी यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। तो बेसिकली फेरा एक्ट जो कि 1973 में पास किया गया था, तो भैया इतना अच्छा सक्सेसफुल तो देखने को नहीं मिला, जिसके चलते फेमा हमने यहां पर लॉन्च किया ताकि जितने भी आपके फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड रेगुलेशंस हैं उन्हें स्ट्रीमलाइन भी किया जा सके एंड अपडेशन भी टाइम टू टाइम यहां पर की जा सके। ठीक है, तो वहीं आपका जो फेमा है डेफिनेटली अप्लाई करता है अक्रॉस एंटायरिटी ऑफ इंडिया एंड एक्सटेंड्स इट्स जुरिसडिक्शन टू ऑल द एजेंसीज एज वेल एज ऑफिसेज जो कि इंडिया से बाहर लोकेटेड है, बट वो किसी इंडियन सिटीजन द्वारा ओन भी किए जाते हैं और मैनेज भी किए जाते हैं। ठीक है, तो जो सेंट्रल ऑफिस है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फेमा को एनफोर्स करने के लिए, वो आपको पता ही है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, उन्हीं के द्वारा सारे ऑपरेशंस कैरी आउट किए जाते हैं। तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास ये जो फेमा एक्ट की फंक्शंस हैं, जो ऑब्लिगेशंस हैं, तो पूरी करते ही हैं, बट और कौन कौन से एक्ट्स हैं जिनके तहत इनके फंक्शंस वहां पर डिसाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो बेसिक से पॉइंट्स दिए गए हैं। उसके अलावा फेमा आपका अप्लाई करता है टू इंडियन सिटीजन जो कि इंडियन रेजिडेंट्स जो कि इंडिया में रह रहे हैं, बट जो इंडियन रेजिडेंट्स देश के बाहर हैं, इंडियन सिटीजन जो देश के बाहर हैं उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है। तो एप्लीकेशन क्राइटेरिया क्या है कि person or an entity must be resident in India during the previous financial year for 182 days or more। किससे ज्यादा दिन तक अगर वो रहे तो डेफिनेटली उनके ऊपर ये एप्लीकेबल रहेगा, बट इससे कम दिन का अगर उनका यहाँ पर टाइम पीरियड था तो उस केस में एप्लीकेबिलिटी थोड़ी क्वेश्चन पे आ जाती है। और क्या क्या फंक्शंस हैं फेमा के, वो बेसिक्स आपको रिवीजन के लिए एक इमेज यहाँ पर दे दी गई है कि डेफिनेटली जो भी आपकी फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड लॉज हैं उन्हें रीइंफोर्स भी करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारी एक्सटर्नल ट्रेड एज वेल एज पेमेंट्स है उन्हें यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है, पेमेंट डिस्पैरिटी यहाँ पर रिमूव करनी है। ओवरऑल हम चाह रहे थे 1991 के रिफॉर्म्स के बाद कि हम इन तीनों पैरामीटर्स के ऊपर काम कर सकें, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो डेफिनेटली हमें एक ऐसे एक्ट की आवश्यकता थी जो कि हमारे ओवरऑल फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज भी कर सके और ढंग से फैसिलिटेट भी कर सके। तो वहीं पर आपका फेमा एक्ट सामने आया। अपार्ट फ्रॉम दैट एक मेजर डिफरेंस और क्या था कि फेरा के अंतर्गत ना जितने भी आपके इस प्रकार का अगर कोई भी वायलेशन देखने को मिलती थी तो बहुत सारी वायलेशन आपकी क्रिमिनली प्रोसीड की जाती थी, बट अब फेमा के तहत कहीं ना कहीं ये चीज खत्म कर दी गई और जितनी भी आपकी इस प्रकार की जो भी अगर कोई पनिशमेंट वगैरह वहां पर देनी तो सिविल पनिशमेंट वहां पर देखने को मिलती थी कि सिविल तरीके से उस केस को वहां पर हैंडल किया जाता था, क्रिमिनल केस नहीं बनाया जाता था। ठीक है, तो ये बेसिक सी पॉइंट्स हैं जो कि आपको यहां पर ध्यान में रखने हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज से रिलेटेड कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी। 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, करेक्ट आंसर यहां पर बताइए। तो पहले में कह रहे हैं कि इंडिया की जो नीड है टू मेंटेन फॉरेन रिजर्व्स,
इंडिया की जो नीड है टू मेंटेन फॉरेन रिजर्व्स, इसे ये बढ़ा देगा। सेकंड में कह रहे हैं कि इंटरनेशनल पेमेंट्स जो है बिटवीन द रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट्स इंडियंस, वो आपकी इंडियन करेंसी में यहां पर की जाएगी। तो क्या लगता है आपको, क्या यहां पर करेक्ट आंसर रहेगा? तो बेसिकली यहां पर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी एक ऐसा टॉपिक जो कि पिछले 6-7 महीनों में बहुत बार आपने सुना होगा, बहुत बार आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा। तो सिंपली इसमें हमने क्या बोला कि रुपये की जो प्रेजेंस है हम उसे ग्लोबल लेवल पर बढ़ाना चाहते हैं कि यदि कोई भी हमारे देश के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है तो हमारे इंपोर्टर या एक्सपोर्टर द्वारा रुपये का ही यूज किया जाए, उसे फॉरेन करेंसी के ऊपर अपनी डिपेंडेंस ना रखनी पड़े, और खासकर यूएस डॉलर के ऊपर। तो कहीं ना कहीं जो हमारी नीड रहेगी टू मेंटेन फॉरेन रिजर्व्स वो यहां पर कम हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं। हम तो चाहते हैं कि हमें कम से कम फॉरेन रिजर्व्स मेंटेन करने पड़े, हमारी खुद की करेंसी एक तरीके का रिजर्व एसेट यहां पर बन जाए। बट वहीं इंटरनेशनल पेमेंट जो रहेंगी बिटवीन द रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट इंडियंस, वो हम फैसिलिटेट होते हुए देखेंगे इंडियन करेंसी में, यदि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी यहां पर बढ़ता हुआ देखने को मिले कि बाकी देश के जो लोग हैं वो भी यहां पर इंडियन रुपी की डिमांड क्रिएट करेंगे, वो भी चाहेंगे कि यहां पर वो इंडियन बॉन्ड मार्केट में आके इन्वेस्ट करें, वो भी चाहेंगे कि उन्हें जो यहां से रिटर्न मिले वो भी रुपी में मिले। बट उसके लिए डेफिनेटली बहुत सारे स्टेप्स यहां पर लेने पड़ेंगे, एंड सबसे क्रूशियल स्टेप आई थिंक यही है कि कैपिटल अकाउंट को फुली कन्वर्टेबल करना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट थी, सेकंड करेक्ट थी, उसके आधार पर बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। सिंपल से पॉइंट्स यहां पर आपको दे दिए गए हैं विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी, क्या उसमें ऑब्जेक्टिव है, किस तरीके से काम करेगा, क्या उसके प्रीरेक्विजिट्स हैं जो कि हमें करने हैं, फुली कन्वर्टिबिलिटी यहां पर अलाउ करनी है, चलो करंट अकाउंट पे तो ऑलरेडी है बट कैपिटल अकाउंट पे भी यहां पर करनी है। ठीक है, चलिए थर्ड टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहां पर फाइंड आउट करनी है भैया। 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, यदि लगता है कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है तो डी ऑप्शन मार्क कर दो। पहले में कह रहे हैं काउंसिल यहां पर रिकमेंडेशंस रख सकता है टू द यूनियन एंड द स्टेट्स कि वो एग्जेम्प्ट करे सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम जीएसटी। सेकंड में कह रहे हैं हर एक स्टेट नॉमिनेट करता है अपना एक मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस या फिर टैक्सेशन या फिर किसी और मिनिस्टर को क्या लगा कि वो इस काउंसिल का मेंबर बन सके। थर्ड में कह रहे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो होल्ड करती है 2/3 ऑफ द टोटल वोटिंग वेट जब भी डिसीजंस इस काउंसिल द्वारा यहां पर लिए जाते हैं। तो 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बताइए कौन सी करेक्ट है। तो देखिए जीएसटी काउंसिल जब से आपका 28% का टैक्स वहां पर लगाया गया है ऑनलाइन गेमिंग गैम्बलिंग के ऊपर, तब से बहुत ज्यादा हाईलाइट में थी, तो सोचा एक बार इसको रिवाइज कर लिया जाए। तो बेसिकली सी जो स्टेटमेंट है कि जहां पर 2/3 ऑफ द वोट्स के बारे में बात की गई, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। 1/3 ऑफ द वोटिंग राइट्स जो है वो हमारी केंद्रीय सरकार के पास रहते हैं, 2/3 हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स के पास रखे जाते हैं। तो उस हिसाब से सी ऑप्शन हमारी करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो वही बेसिक्स इंफॉर्मेशन यहां पर आपको दे दी गई है जीएसटी काउंसिल के बारे में कि भैया जीएसटी टैक्स सिस्टम जो कि एक पूरा एक होलिस्टिक टैक्स सिस्टम यहां पर निकाला गया, 1 नेशन 1 टैक्स का रूल फॉलो करते हुए, एक आइडियोलॉजी फॉलो करते हुए कि इनडायरेक्ट टैक्सेस को थोड़ा और स्ट्रीमलाइन किया जा सके। तो उसी के तहत जीएसटी काउंसिल की भी यहां पर स्थापना की गई। कौन से आर्टिकल के अंदर की गई है, होमवर्क है आपका, भैया बताओ कमेंट बॉक्स में कौन से आर्टिकल के अंतर्गत की गई है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव यहां पर क्या था कि भैया ये काउंसिल उस तरीके से काम कर सके कि कोई भी डिसीजंस यहां पर लेने हैं विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी टैक्स सिस्टम तो इनके द्वारा यहां पर रिकमेंडेशंस रखी जाए। ठीक है, अब इसकी जो रिकमेंडेशंस है वो बाइंडिंग नेचर की नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कह दिया है। आई होप आपको इसके बारे में पता रहे। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमने वोटिंग के बारे में बात की तो वो बेसिक से पॉइंट्स यहां पर आपको दे दिए गए हैं कि 1/3 सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है एंड 2/3 आपके स्टेट गवर्नमेंट्स का रहता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की भी यहां पर प्रेजेंस रहती है, स्टेट गवर्नमेंट्स भी अपने एक मिनिस्टर यहां पर अपॉइंट करते हैं, अपने उसे नॉमिनेट करते हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इन्फ्लेशन टारगेटिंग से रिलेटेड कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट अ रीजन फॉर आरबीआई टू चूज सीपीआई ओवर डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए। कि डेफिनेटली 2014 में जो एक मेजर स्टेप यहां पर लिया गया था कि डब्ल्यूपीआई पर जो थोड़ा बहुत टारगेटिंग यहां पर रखी जाती थी, इन्फ्लेशन की थोड़ी बहुत टारगेटिंग रखी जाती थी, उससे शिफ्ट करते हुए कंप्लीटली सीपीआई या सीपीआई कंबाइंड के ऊपर शिफ्ट कर दिया था। तो उसका इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा एक रीजन नहीं है। पहले में कह रहे हैं क्योंकि सीपीआई प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन ऑन प्राइस मूवमेंट्स इन सर्विसेज। सेकंड कह रहे हैं डब्ल्यूपीआई प्राइमरीली रिप्रेजेंट करता है ट्रेडेबल बास्केट ऑफ गुड्स जिसके प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में डिटरमाइन किए जाते हैं। थर्ड में कह रहे हैं कि जो प्राइसेस हैं डब्ल्यूपीआई के दे वर कलेक्टेड ऑन वॉलंटरी बेसिस, हालांकि जो सीपीआई के प्राइसेस हैं दे वर कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर्स जब वो अपने सर्वेज यहां पर कंडक्ट करते थे। तो क्या लगता है आपको इनमें से कौन सा एक ऐसा रीजन नहीं है? यदि लगता है कि ये तीनों ही वैलिड रीजन है तो डी ऑप्शन आप यहां पर मार्क कर सकते हैं।
तो बेसिकली तीनों के तीनों रीजंस यहां पर वैलिड हैं और डी ऑप्शन हमारी करेक्ट ऑप्शन है कि जो यहां डिसीजन लिया गया कि सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन टारगेटिंग की जाएगी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेसिस पर इन्फ्लेशन टारगेटिंग की जाएगी, उसका कारण सबसे बड़ा यही था कि पहली बार सर्विसेज डब्ल्यूपीआई में कैप्चर नहीं हो पाती, सीपीआई में हो पाती हैं, तो सर्विसेज को भी कैप्चर करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो डब्ल्यूपीआई है काफी हद तक रिप्रेजेंट करता है ट्रेडेबल बास्केट ऑफ गुड्स जिनके प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट के थ्रू डिटरमाइन किए जाते हैं और हमारी मॉनेटरी पॉलिसी इस पर ऐसा कुछ काम नहीं कर सकती। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट सीपीआई का जो डेटा कलेक्शन है वो बहुत होलिस्टिक देखने को मिला, बेटर देखने को मिला देन द डब्ल्यूपीआई जो कि वॉलंटरी बेसिस पर है। हालांकि डब्ल्यूपीआई का जो डेटा कलेक्शन था वो थोड़ा काफी इजीली हो जाता था, ठीक है, बट कहीं ना कहीं सीपीआई को ही यहां पर प्रेफरेंस दी गई क्योंकि रिटेल लेवल पर किस प्रकार से कंज्यूमर को इन्फ्लेशन का इंपैक्ट पड़ रहा है वो सीपीआई यहां पर हाईलाइट करता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट ऑप्शन है और वही चीज आपको यहां पर बताई गई है कि 2014 में अनाउंस किया गया कि जो आपका सीपीआई कंबाइंड है उसे अडॉप्ट किया गया है एज अ की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट WPI पहले प्रेफर किया जाता था क्योंकि उसकी अवेलेबिलिटी एट हाई फ्रीक्वेंसी थी कि टाइम टू टाइम उसका डेटा अवेलेबल रहता था, नेशनल कवरेज रहती थी एंड अवेलेबिलिटी रहती थी ऑफ द डिसएग्रीगेटेड डेटा जो कि बेटर एनालिसिस यहां पर दिखाता था इन्फ्लेशन का। बट ये चीज भी रियलाइज की गई कि बहुत सारी चीजें यहां पर मिस आउट भी हो रही हैं एंड कहीं ना कहीं WPI रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रेडेबल बास्केट ऑफ गुड्स जिनके प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट के आधार पर डिटरमाइन किए जाते हैं एंड जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी, इंडियन मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसके रिमिट से बाहर है कि हम उसके ऊपर कुछ ऐसा काम नहीं कर सकते, सीपीआई के ऊपर थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं, तो सीपीआई के बेसिस पर ही यहां पर टारगेटिंग की बात रखी गई। चलिए लास्ट क्वेश्चन सिंपली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट शेयर इन द एक्सपेंडिचर कंपोनेंट्स ऑफ जीडीपी 2022-23। तो चार ऑप्शन दी गई हैं, क्या लगता है आपको? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ नेट एक्सपोर्ट्स, किसका सबसे ज्यादा शेयर यहां पर देखने को मिलेगा? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर मैं कहूं कि नेट एक्सपोर्ट्स का सबसे ज्यादा शेयर है तो आप इजीली से रूल आउट कर सकते हैं क्योंकि इसका तो इंपैक्ट ही नेगेटिव देखने को मिलेगा, कारण कि भैया एक्सपोर्ट्स कम है इंपोर्ट्स ज्यादा है, तो फॉर श्योर ये तो हमें नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा, तो डी ऑप्शन तो रूल आउट हो जाती है। वहीं अगर हम बाकी तीन ऑप्शंस को देखें तो कहीं ना कहीं आपको यह भी पता है कि जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है थोड़ा गिरता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है, पिछले कुछ सालों से, है ना। एंड कहीं ना कहीं जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है जो कि बेसिकली हाउस होल्ड के कंजम्पशन को यहां पर रिप्रेजेंट करता है, उसका सबसे ज्यादा शेयर देखने को मिलता है। तो जीडीपी की जो कैलकुलेशन है आपको पता ही है एक्सपेंडिचर मेथड के माध्यम से की जाती है, ठीक है, जिसके हिसाब से हम ये ट्रैक करने की कोशिश करते हैं कि सभी जो सेक्टर्स हैं जितने भी आपके कंपोनेंट्स हैं वो कितना यहां पर खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपका प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का सबसे ज्यादा शेयर है। ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है और ये रिसेंटली पीआईबी की ही एक नोटिफिकेशन थी जिसमें आपका ये एडवांस एस्टिमेट्स यहां पर रिलीज किए गए थे ऑफ द नेशनल इनकम एंड नेशनल जो आपके एक्सपेंडिचर कंपोनेंट्स हैं ऑफ जीडीपी 2022-23 के लिए, ठीक है। अब 2011-12 के प्राइसेस तो मतलब रियल जीडीपी के बारे में यहां पर बात की गई है, ठीक है। तो यहां पर जो आपका प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है इसका सबसे ज्यादा शेयर यहां पर देखने को मिला है, ठीक है। तो ये सिंपल सी कहानी यहां पर आपको ध्यान में रखनी है और उसी तरीके से ऐसे इन क्वेश्चंस को रेपिटेटिवली जब भी टाइम लगे रिवाइज भी करते रहना है, बाकी जो सेशंस आएंगे उन्हें भी अटेंड करना है ताकि एक हैबिट बनती रहे आपके डेली के 5 क्वेश्चन सॉल्व करने की, ताकि ओवरऑल जो आपकी प्रिपरेशन चल रही है उसकी प्रिपरेशन का आप थोड़ा आइडिया लगा सकें, टेस्ट कर सकें अपनी नॉलेज को। और जो भी आज का स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा एंड इसी तरीके से रेगुलरली इस इनिशिएटिव को फॉलो करते रहिएगा। चलिए, सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।